स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी, दिल्ली मुखर्जी नगर से। और आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास है अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल की। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बेहतरीन योजनाओं में से ये एक योजना है जो उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी युवाओं को समर्पित है। तो मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा हो, उसके लिए आप भी मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। शेखर सर आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं और उनका विशेष आग्रह था कि मुखर्जी नगर से जो कोचिंग के लिए और सिलेक्शन के लिए बड़ा फेमस रहता है भारत में, तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए। और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं तो उनके विशेष आग्रह पर मैंने कहा बिल्कुल अब मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा आप लोगों को। और हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है और तिवारी सर ने मॉडर्न हिस्ट्री पर क्लास ली है। तो बेटा मैं जो है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम शासकों ने आक्रमण क्यों शुरू किया, कब से शुरू किया और किस तरह से भारत गुलाम होता चला गया, ये आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करूं, इतिहास को समझाना शुरू करूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी कैसे है। देखो बेटा, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का भी। मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्तमान समय में कमीशन की डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। बच्चों से और ज्यादा मेहनत की अपेक्षा करता है कमीशन। और ऐसे में जब आप तैयारी करते हैं कि आप सेलेक्ट हो सकें, तो कमीशन भी आपके लिए चैलेंज बढ़ाता चला जाता है। वो चाहता है कि बहुत सारी भीड़ में से वो बच्चा सेलेक्ट हो जो वास्तव में योग्य है। तो आपको समझना होगा कि कमीशन की डिमांड क्या है, कमीशन किस तरह की क्वालिटी की डिमांड आपसे करता है, कमीशन कैसी जानकारी की अपेक्षा आपसे करता है, किस तरह की जानकारी, किस लेवल पर जाकर आप अपनी जानकारी को बढ़ा करके फिर सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये बड़े चैलेंज का कार्य है, ये समझना बहुत ही बड़े चैलेंज का कार्य है। तो कमीशन की डिमांड को समझते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। अब कमीशन क्वेश्चन कैसे करता है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। बट इससे पहले कि मैं इतिहास पढ़ाना शुरू करूं, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपको मैं इतिहास कैसे पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। फिर आप देखेंगे कि आप जो आपका सिलेबस है उसका जो महत्वपूर्ण पोर्शन है बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएंगे और सिलेक्शन लेने की स्थिति में आ जाएंगे आप। देखिए, मैं बीएड भी हूं और हिस्ट्री से नेट भी हूं, कई वर्षों से पढ़ा भी रहा हूं। हम लोग को पता होता है कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। आप लोगों से जो क्वेश्चन किया जाता है होता यह है कि जैसे मान के चलिए कि आपसे 100 प्रश्न किए जाने हैं, 100 प्रश्न किए जाने हैं, तो कमीशन ये करता है बेटा कि 25 क्वेश्चंस यहां से बहुत आसान करता है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट जो है देखूंगा, आप लोगों के जो डाउट होंगे वो भी लूंगा। आज की क्लास में आपको ये करना है कि मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। यदि आज की क्लास आपने बहुत ध्यान से मेरी सुन ली तो यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा आपको इतिहास समझने में बहुत आसानी होगी जो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो और सर लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा है। तो क्या है कि यदि 25 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनते रहना, आज जो कुछ मैं बोलूंगा, मेरा पहला लेक्चर जितना भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसके लिए बेस का काम करेगा। और पीटी ही नहीं बेटा, इंटरव्यू तक यह जो लेक्चर है जो मैं आज पहली क्लास में दे रहा हूं, यह आपके लिए बहुत काम आएगा। अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत आसान होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं और फैक्ट पर होते हैं। आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम सीधा सीधा होगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में कब आए, या भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट को शुरू हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसके बाद के 25 क्वेश्चंस इससे टफ होते हैं, ये इससे कठिन होते हैं। बट फिर भी ये 50 क्वेश्चंस सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान कार्य होता है, ये फैक्चुअल होते हैं। बट इसके बाद के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा टफ होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर होते हैं, ये आपकी समझ चेक करते हैं।
या आपने किसी टॉपिक को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, या आप इतिहास को रट करके क्लास में तो नहीं बैठ गए हैं। तो यहां पर वही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं और बहुत कुछ जानते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको समझिए आप, फिर आपको मेरा लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। यहां पर क्या है कि ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये दोनों में क्या अंतर है, मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था, तो क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा? मुझे कमेंट करके बताएं, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करें। भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? फर्स्ट एम्पायर, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर। चलिए, मैं जानता हूं आपके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आप जानते हैं, बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पहला साम्राज्य हुआ करता था मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य था। अब ये तो फैक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो फिर आप सोचना शुरू करिए कि पहला साम्राज्य भारत का मगध साम्राज्य ही क्यों, इस पर सोचिए। आप जानते होंगे मगध साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो कभी पटना हुआ करती थी, पाटलिपुत्र नाम था, बिहार में है। तो आप सोचना ये शुरू करिए कि मगध साम्राज्य ही पहला साम्राज्य क्यों। इसका मतलब कॉमन सेंस यूज करिए और फिर आपको उत्तर मिलेगा कि हो सकता है कि मगध साम्राज्य के पास बहुत विशाल सेना रही हो। साम्राज्य का मतलब कई छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, और एक राज्य अगल बगल के राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दे, अपनी सीमाएं विशाल कर ले, तो वही साम्राज्य हो गया। इसका मतलब है कि जो साम्राज्य बनाएगा उसके पास विशाल सेना होगी, वो शक्तिशाली होगा, तभी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। लेकिन आप क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको ऑफिसर की तरह सोचना है, सिंपल नहीं सोचना। कॉमन सेंस हमेशा इस्तेमाल करते रहिए और आपके अंदर तुरंत ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में इस प्रश्न का जन्म हो जाना चाहिए कि क्या विशाल सेनाएं होना ही शक्ति का मापक था? क्या सेनाएं विशाल होने से ही शासक को शक्तिशाली समझा जा सकता था? देखो, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़कर सोचना, समझना, अपनी जानकारी बढ़ाना, फिर इतिहास की गलतियों से सीखते हुए वर्तमान में वह गलतियां ना करते हुए भविष्य को बेहतरीन बनाना, यही आज के समय की डिमांड है, कमीशन की डिमांड है, और आप लोगों को इसी तरह से खुद को तैयार करना होगा। हमेशा पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से कनेक्ट करके सोचिए और सोच करके देखिए। इजराइल एक छोटा सा देश है, 4-4, 5-5 देशों ने मिल मिलकर इजराइल पर अटैक किया, बट इजराइल को हरा नहीं पाए हैं। तो इजराइल की सेना तो बहुत बड़ी नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि सेना बड़ी होना ही सब कुछ नहीं होता, वेपन्स का बड़ा महत्व है, हथियार का बड़ा महत्व है। यदि सेना बड़ी होने से युद्ध जीते जाते तो भारत की बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं मुट्ठी भर अंग्रेजों से हार नहीं गई होती। यदि सेना बड़ी होने से ही युद्ध जीता जाता तो दुनिया का सबसे विशाल देश, सबसे बड़ा देश रूस, छोटे से देश जापान से नहीं हार जाता। इसका मतलब है कि वेपन्स का भी बड़ा महत्व है। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, अभी आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट का अंतर समझ जाएंगे। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि इसका मतलब है कि वेपन्स का भी बड़ा महत्व है। और अब आप सोचेंगे, समझेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत पहले जब राजा लड़ते थे तो लड़ाइयां तलवारों से हुआ करती थीं, तलवारें लोहे से बनती थी, आयरन से। और बिहार के आसपास छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहां पर लोहा बहुत अच्छा मिलता था। इसका मतलब है कि बिहार के पास वेपन्स अच्छे रहे होंगे, मगध के शासक के पास वेपन्स अच्छे रहे होंगे। दूसरी बात यह है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बिहार का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। यदि
कृषि अच्छी होती है, जनसंख्या अच्छी है, हथियार भी अच्छे हैं, तो राजा लोगों से टैक्स लेकर के बड़ी सेना भी बना सकता है, अच्छे हथियार भी कलेक्ट कर सकता है। और अगर बड़ी सेना है, बेहतरीन हथियार हैं, तो फिर वह शासक अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। और मगध के शासक की शक्ति की कल्पना बेटा आप इस बात से करिए कि दुनिया का विजेता कहलाने वाला सिकंदर अलेक्जेंडर दुनिया जीतता हुआ चला आया, लेकिन उसकी सेना मगध साम्राज्य के शासक घनानंद से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाई। बहुत उत्साहवर्धन किया सिकंदर ने अपनी सेना का कि चलो लड़ते हैं मगध से। सिकंदर की सेना ने ना कर दिया। निराश होकर सिकंदर ने कहा था कि कायरता से भरे इन दिलों में कौन उत्साह पैदा करे, मैं नहीं कर सकता। और सिकंदर वापस चला गया। आप कल्पना कर सकते हैं मगध साम्राज्य की ताकत का। और मगध साम्राज्य की ये जो भौगोलिक दशा है, वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, उसी बात का फायदा उठाकर मगध में बैठे बैठे चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया बना दिया था। भारत का पहला राष्ट्रीय शासक, लगभग पूरा भारत जिसके कंट्रोल में हुआ था पहली बार, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। किस बात का फायदा मिला है उसे? मगध साम्राज्य में होने का। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा नहीं होता कि आपने शुरू किया और थोड़े समय में खत्म कर लिया। इतिहास में कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक होता है। मैं आपको जितना भी इतिहास पढ़ाऊंगा सारा एक दूसरे से लिंक करते हुए ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चैन की तरह, एक कड़ी से दूसरी कड़ी लिंक होगी, एक मोती की माला की तरह। कॉन्सेप्ट का ऐसा धागा दूंगा मैं कि एक एक टॉपिक लिंक करते हुए आप अपने गले में तो नहीं पर मस्तिष्क में धारण कर लेंगे। और कम से कम समय में कितने भी टफ क्वेश्चन आपके सामने कमीशन रखे, आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और भविष्य आपका उज्जवल होगा, आप सिलेक्ट होंगे। यही प्रयास है हम लोगों का। अभी अभी मैंने कहा कि अगर वेपन्स अच्छे हैं, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, सेना बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब वो शासक शक्तिशाली हो जाएगा इन सब का उपयोग करते हुए। अब आप लोग जरा सा अपने दिमाग में सोचें। मैं आपसे अगर सुनता रहा, आपसे क्वेश्चन करता रहा, तो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं जो है गौतम जी, मैं मैप का यूज करते हुए ही समझाता हूं। आपके सामने अभी मैप होगा, मैं बिना मैप के एक भी टॉपिक इतिहास का नहीं पढ़ाता, और जब तक कोई पॉइंट समझा ना दूं आगे नहीं बढ़ता, निश्चिंत रहें। तो मैं अभी बात कर रहा था कि राजा अगर अच्छी सेना रखता है और अच्छे हथियार हैं उसके पास, वो शक्तिशाली होगा। मैंने कहा कि राजा तभी विशाल सेना बना सकता है जब उसकी आय बहुत अच्छी हो, उसके पास जनसंख्या भी अच्छी हो, मतलब एग्रीकल्चर भी बेहतर हो, पॉपुलेशन भी बेहतर हो, तो राजा की शक्ति बढ़ जाएगी। अब आप सोच करके देखिए, यदि भारत को दो भागों में बांटिए, उत्तर भारत दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, दो भागों में आप बांट करके देखिए, भारत को दो भागों में बांट करके देखिए, और आप पाएंगे कि जो उत्तर भारत है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जनसंख्या भी बहुत अच्छी है और पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। पॉपुलेशन भी अच्छी है, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, खेती भी अच्छी है, जनसंख्या भी अच्छी है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट आज भी देखिए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में बेहतरीन है। उत्तर भारत में यदि जनसंख्या अच्छी है, खेती अच्छी होती है, तो उत्तर भारत का शासक विशाल सेनाएं बना सकता था कि नहीं, शक्तिशाली हो सकता था कि नहीं। जरा कॉन्सेप्ट समझना, जल्दबाजी मत करिएगा। एक बार मेरा पहला लेक्चर सुनिए, आपके लिए इतिहास समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या है कि उत्तर भारत में खेती अच्छी होती है, जनसंख्या अच्छी थी। अब आप पाएंगे कि उत्तर भारत के शासक हमेशा से, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे भारत के, ज्यादातर उत्तर भारत में ही बैठते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, सारे के सारे लोग कहां मिलते थे, कहां बैठते थे? उत्तर भारत में। एक बार कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, बहुत कुछ समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जहां पर राजा बैठता था उस क्षेत्र को राजधानी कहते थे। आप दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचिए कि भारत में ज्यादातर भारत की राजधानी कहां रही है? आज दिल्ली है, आज दिल्ली है। कहां है? उत्तर भारत। कल को आगरा थी, कहां है? उत्तर भारत। एक समय पटना थी, कहां पर है? उत्तर भारत। एक समय कलकत्ता थी बंगाल में, कहां पर है? उत्तर भारत। आप आसानी से बहुत सारी बातों को समझते हुए चले जाएंगे। या जरा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें।
अब एक बात आप और भी समझ गए होंगे, यदि आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, मानचित्र का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, तो आपको समझना किसी भी टॉपिक को बड़ा कठिन हो जाएगा। आपके लिए किसी टॉपिक को समझना कठिन होगा। निश्चिंत रहें, मैं ये नहीं कहता कि आप जानकारी लेकर के आइए मैप की तब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं यहीं पर आपको सारी बातें मैप का यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए समझा दूंगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक करते हुए जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही समझना होगा। आपको यह भी करना है, एक घटना को दूसरे घटना से लिंक करते हुए, एक देश की घटना को दूसरे देश की घटना से लिंक करते हुए फिर समझना है, तभी जाकर के आप इतिहास समझ पाएंगे। हां, कोई भी कंफ्यूजन होगी मुझसे क्वेश्चन करते रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर, परेशान मत होइएगा कि सर नहीं बताएंगे ऐसा कुछ। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं करता मैं आगे नहीं बढ़ता, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप लोगों के समय में तो अब बहुत बेहतरीन बात यह हो गई है कि आप निसंकोच टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग के समय पर तो जब स्कूल में पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने, तो टीचर पढ़ाने से ज्यादा फिजियोथेरेपी किया करते थे क्लास में। हिंदी में बोलूं तो डंडा भंजन। टीचर से क्वेश्चन करते हुए इतना डर लगता था कि क्या पता अभी इनके अंदर सनी देओल महोदय की आत्मा प्रवेश कर जाए और ये पूरा का पूरा इमोशन भी निकाल दें हम पर ही। इतना खौफ होता था टीचर्स का। मुझे याद है, मैं 8वीं क्लास में था, मेरे हेडमास्टर सर रिटायर हो रहे थे। मेरे पिताजी ने मुझको 5 पेज का लेक्चर लिख के दिया था कि बेटा ले जाओ, बोलना सर रिटायर हो रहे, उनको अच्छा लगेगा। सर रिटायर हो रहे थे, वो चेयर पे बैठे थे, उन्हीं के बगल खड़े होकर मुझे लेक्चर बोलना था। इतना प्रेशर हुआ, इतना खौफ था दिमाग में उनका कि मैं आपको बताऊं 5 पेज का लेक्चर था, सारा का सारा लेक्चर दिमाग से गायब हो गया। ये तो लास्ट में पिताजी ने एक लाइन लिख करके दी थी कि बेटा बोल देना कि अब मेरी भावनाओं का घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको बता रहा हूं 5 पेज पढ़ने के बाद ये लाइन मुझे बोलनी थी। 2-3 लाइन पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखें भर आई, गला रूंध आया डर से, और मैंने तुरंत लास्ट वाली लाइन का सहारा ले लिया कि सर अब मेरी भावनाओं का घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर को लगा सच में भावनाओं का घड़ा भर गया। वो तुरंत आए, मुझे गले लगाया, बोला बेटा ठीक है मैं जा रहा हूं, बाकी टीचर हैं केयर करेंगे आपका, इतना क्यों इमोशनल हो रहे हो। बड़ा खौफ हुआ करता था टीचर्स का। आप निश्चिंत रहें, आप लोग तो जिस दौर में हैं आप के लिए ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई होगी, है ना, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई होगी। तो यहां पर क्या है कि ऐसे में आप निश्चिंत होकर के अपने डाउट क्लियर कराते रहिएगा। लेकिन जब मैं पूछूं तब, जब तक मैं बोलूं तब तक सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। कमीशन की डिमांड के अनुसार मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं इससे पहले बहुत कुछ आपको समझना होगा, फिर आप मेरी शैली समझ पाएंगे और जैसा मैं इतिहास पढ़ाता हूं वो भी समझ जाएंगे। घटनाओं को लिंक कैसे करना है। आप लोग मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बताइए ये सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, यह कहना सही है या गलत, बस आप इतना बता दें, फिर मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा समझा दूं जिससे आपके लिए इतिहास समझना, कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, राइट या रॉन्ग। कुछ लोग लिख रहे हैं गलत, कुछ लोग लिख रहे हैं सही। यही प्रॉब्लम है। देखो, जिन्होंने लिखा है गलत वो तो सही है, जिन्होंने लिखा हुआ है कि हां वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, मैं आपसे जानना चाहता हूं, धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। वास्को डी गामा के भारत में आने से पहले, सैकड़ों साल पहले, भारत में हड़प्पा की सभ्यता हुआ करती थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आप लोग को पता होगा हड़प्पा में लोथल नाम का पोर्ट था, बंदरगाह, और वहां से शिप निकलकर यूरोप तक जाता था। यूरोप के लोग भारत आते थे। और छोड़िए आप अगर ये इतनी पुरानी बात नहीं की जाए, वास्को डी गामा के भारत आने के 1700-1800 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर ने। सिकंदर यूरोप से था, इसका मतलब है कि सिकंदर को भारत के बारे में पता था, भारतीयों को भी पता था ये यूरोप से आया है। तो जब भारत को यूरोप पता था, यूरोप को भारत पता था, तो फिर वास्को डी गामा
जो सिकंदर के भी 1700-1800 साल बाद आया। कैसे कह सकते हैं आप वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। और अगर ऐसा नहीं है तो वास्को डिगामा ने किया क्या था? जो लोग नहीं जानते उनको समझाते हुए मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे इतिहास समझना, जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत आसान हो जाएगा। बस अब जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो कुछ देर तक लगातार बोलता रहूंगा और आपका कार्य है सिर्फ सुनना। क्लास खत्म करते हुए लास्ट में आपके डाउट लूंगा मैं। तो एक बार सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हो जाइए। अगर आप नोट्स पेन लेके बैठे हैं तो वो सब रख दीजिए, सिर्फ मुझे सुनते रहिएगा जब तक मैं कंटिन्यू इस क्लास में बोलता रहूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा जो आपके डाउट होंगे। जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, अब अपने नोट्स को रख चुके हैं, एक बार यस लिख दें। बस एक बार यस लिख दें। कितने लोग मेंटली प्रेजेंट हो चुके हैं? एक बार यस लिख दें। एक बार यस लिखें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग जो है मेंटली प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट मत करिएगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। जो कुछ मैं अभी समझाऊंगा ये मत सोचना कि मैं बहुत तेजी से आपको बहुत कुछ बता गया। ये जो आज का लेक्चर है मेरा, जो कुछ समझा रहा हूं इन बातों को जब तक इतिहास पढ़ाऊंगा क्लास में तब तक आपको याद दिलाता रहूंगा। बस आप ध्यान से अब सुनते रहना। देखिए वास्को डिगामा ने क्या किया। वास्को डिगामा ने क्या किया, बहुत पहले से यूरोप से चल करके जब भारत आने का पानी का भी रास्ता हुआ करता था, पानी का रास्ता और जमीन का रास्ता भी। मैंने अभी अभी कहा कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल से, गुजरात से सिर्फ यूरोप की तरफ जाते थे तो पानी का रास्ता था। सिकंदर जमीनी रास्ते से आक्रमण किया था, यहां तक कि उसके साथ भी नेवी आई थी, नौसेना। तो पानी का रास्ता भी था, जमीन का रास्ता भी। आप यूपीपीएससी के कंपटीटर हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कई लोग यूपीएससी का एग्जाम भी देंगे। अब फोकस करना कॉन्सेप्ट पर, जो कुछ मैं आपको बोलूंगा ध्यान से सुनते रहना। बार बार मैं ये बातें क्लास में करूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से डेवलप दूसरी सभ्यता दुनिया में नहीं थी और उसका बड़ा कारण था बिजनेस, व्यापार। हड़प्पा के लोग दुनिया में बिजनेस करते थे, बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप थी। आपने रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर। यहां इटली में इधर रोम है और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो रोमन साम्राज्य के अधीन था। और आप देखें इटली के नीचे इधर देखिए आप, ये देखिए यहां पर अफ्रीका है, इधर एशिया है, इधर पूरा का पूरा यूरोप पड़ा हुआ है। रोम के लोग बहुत अच्छा बिजनेस करके अपनी इनकम बढ़ाते हुए, सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए इतना बड़ा क्षेत्र कब्जा करके रखे कि एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया था। और आज तक उस विशाल साम्राज्य की यादें हैं आपके दिमाग में, आपको पता हो या ना हो। आप जुलाई महीने का नाम लेते हैं, किंग जूलियस सीजर के नाम पर है ये, और जूलियस सीजर रोम का किंग था। आप अगस्त के महीने का नाम लेते हैं, अगस्त महीना रोमन किंग अगस्टस के नाम पर है ये। बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत रिच था, बहुत अच्छा बिजनेस था उसका भारत के साथ। अब आप ऐसे समझें, यूरोप में रोमन साम्राज्य डेवलप है, इंडिया ऑलरेडी डेवलप है, बहुत अच्छा बिजनेस करता रहा है हड़प्पा सभ्यता के समय से, अच्छा एग्रीकल्चर होता था यहां पर। लेकिन यूरोप और भारत के बीच में बहुत सारा क्षेत्र बेटा ऐसा है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया का, कि यहां पर क्या हुआ कि ऐसे में ये बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जहां पर सिर्फ जो है रेगिस्तान था, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था। यहां के लोग पिछड़े हुए थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को लूटते थे, मारते थे, मर जाते थे, कबीलाई लोग थे। और बहुत समय बाद की बात है, यहीं पर जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ करके मरते हैं, पिछड़े हुए हैं, लेकिन यदि ये लोग संगठित हो जाएं तो शक्तिशाली हो जाएंगे। आपस में लड़ने की बजाय यदि ये यहां से निकलकर दुनिया पर आक्रमण करें तो फिर साम्राज्य भी बढ़ा सकते हैं और इनकम भी। पैगंबर मोहम्मद साहब एक धर्म के संस्थापक भी थे, इस्लाम धर्म। और आप जानते हैं लोगों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका धर्म होता है। कोई नहीं जानता गौतम बुद्ध को ढंग से, यदि वो राजा होते, लेकिन बौद्ध धर्म शुरू करने के बाद लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। एशिया के ज्योतिर्पुंज, बहुत मशहूर व्यक्ति, भगवान की उपमा दी जाती है आज की डेट में।
पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। ध्यान से सुनते रहना, मैं सिर्फ आज बोलूंगा, आप सुनेंगे, और मेरा पूरा लेक्चर आज का सुनने के बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ डिफरेंट तरीके से आपको इतिहास में पढ़ाने वाला हूं, ये समझ जाएंगे, ये आपको दिख जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यहां पर लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा के एक पहचान दी, मुस्लिम, एक भावना भर दी, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम बंधुत्व की भावना, और एक टारगेट था, आप संगठित होकर के इस्लामिक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, धर्म का प्रसार कर सकते हैं, और थोड़े समय बाद ही यहां के मुस्लिम शासक संगठित होकर के बड़ी सेनाएं बना करके ना सिर्फ अफ्रीका पर, यूरोप पर अटैक करना शुरू किए, बल्कि भारत पर भी आक्रमण की शुरुआत हो गई। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, मैं डिटेल से ये सब पढ़ाऊंगा, अभी कुछ बताना चाहता हूं आपको कैसे लिंक करना है कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं पूरा लेक्चर मेरा सुनने के बाद ही आप समझ पाओगे। महमूद गजनवी 17 बार भारत को लूटा था। मोहम्मद गोरी ने भारत का विशाल क्षेत्र अपने कब्जे में किया। आज के बाद जो इनका आंतरिक संघर्ष था कबीलाई लोगों का, यह आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष की ओर मोड़ दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। आज के बाद ये मुस्लिम शासक ताकतवर भी होंगे, अमीर भी होंगे, बड़े बड़े साम्राज्य के स्वामी होंगे, और ऐसे में इन्हीं मुस्लिम शासकों ने अटैक कर करके रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य भारत अफ्रीका जैसे देशों से बिजनेस करता था, बहुत ताकतवर था, बहुत रिच था, लेकिन बाद में 1453 ईस्वी की बात है, मुस्लिम शासकों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा दिया, और आज के बाद जो प्रचलित मार्ग थे यूरोप से भारत आने के, उन प्रचलित मार्गों को क्या किया मुस्लिम शासकों ने, बंद कर दिया। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, मेरी बात अच्छे से सुन पा रहे हैं? जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हैं एक बार फिर से यस लिखें, एक बार फिर से यस लिखें। मैं और डीप में कॉन्सेप्ट को लेकर जा रहा हूं, और डीप में कॉन्सेप्ट को लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके ज्ञान चक्षु खुलने लग जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें बस। वेरी गुड, मेंटली प्रेजेंट हैं आप लोग। तो आज के बाद क्या हुआ कि प्रचलित मार्ग बंद हो गए, और अब मुस्लिम शासक क्योंकि जहां पर भी जाते थे लोगों को जबरन मुस्लिम बनाते चले जाते थे। इनका टारगेट था कि दुनिया में इस्लामिक एम्पायर खड़ा कर देंगे हम, बाकी कोई धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ इस्लाम धर्म रह जाएगा। ऐसे में आज के बाद दुनिया पर बड़ा संकट है ये। यूरोप में ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म पर संकट है। भारत में हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म पर संकट है। और यूरोपियंस को लगा कि क्यों ना हम भी दुनिया में ईसाई धर्म का इतना प्रसार करें कि मुस्लिमों से ज्यादा संख्या ईसाइयों की हो। क्यों ना भारत जैसे देश के लिए जो जाने का रास्ता था वो बंद होने से जो हमें नुकसान है व्यापार में, अब हम पिछड़ जाएंगे। क्यों ना भारत जैसे देश के लिए नए मार्ग की तलाश करके व्यापार कंटिन्यू करें, हम इनकम कंटिन्यू रहे, हमारी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, तभी मुस्लिम शासकों से उत्पन्न खतरे को टाला जा सकता है। आज के बाद यूरोपियंस के सामने दो टारगेट है, भारत के लिए नए मार्ग की तलाश करके व्यापार करके इनकम बढ़ाना, और दुनिया में ईसाई धर्म का प्रसार करना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये दोनों टारगेट पूरा करेंगे ये। मुझे कमेंट करके जरा सा बताइए, वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? कमेंट करके बताएं, वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? फिर मैं समझ जाऊंगा कि जो संकेत मैं दे रहा हूं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। किस धर्म के लोग? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका कमेंट है ये? हाँ, पवन मौर्य जी। ईसाई, क्रिश्चियन रहते हैं। आप देखना मुस्लिम शासकों को पीछे छोड़ते हुए ना सिर्फ ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ाएंगे यूरोपियन, बल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि ये मुस्लिम शासक पिछड़ जाएंगे। कैसे होगा इस बात को समझें आप, ऐसा कैसे हो गया? आज तक इधर ईस्ट में जो रोमन एम्पायर था, यहां पर जो इटली आसपास का एरिया था, वही लोग भारत जैसे देशों के साथ बिजनेस करके डेवलप थे। अब ये रास्ता बंद हुआ तो व्यापार बंद होने लगा, ये देश पिछड़ने लग गए। और अब इधर देखिए, यहां पर पुर्तगाल है, बगल में स्पेन है, यहां पर ब्रिटेन है,
फ्रांस है, और आज के बाद पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को लगा कि इधर से पानी से होकर हम भारत के लिए नया रास्ता तलाश कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। और इसी के बाद पुर्तगाल से निकलकर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं, फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ जो समझाना है आपको उसके लिए ये बातें मुझे आपसे करनी जरूरी हैं। तो क्या है यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे में ये पुर्तगाली यात्री एक निकल करके साउथ अफ्रीका के साउथ में पहुंचा। 1487 एडी की बात है, 1487 ईस्वी की। आप पढ़ चुके हैं बार्थोलोमेव डियास। इसी के 5 साल बाद स्पेन से निकला था कोलंबस भारत के लिए रास्ता खोजने के लिए, बट वो पहुंच गया था इधर अमेरिका पहुंच गया। उसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी। दरअसल इन बेचारों को यह पता था कि धरती गोल है, अगर एक जगह से निकलेंगे तो गोल गोल घूमते हुए हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से निकले थे। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे लोग गोल गोल घूमते हुए सच में गोल हो गए और पता ही नहीं चला को गए कहां। ऐसे में कोलंबस तो भटक करके अमेरिका पहुंचा, और एक व्यक्ति किस्मत वाला था जो 1492 ईस्वी की बात है कोलंबस की, और इसी के 6 साल बाद पुर्तगाल से निकल करके ऐसे घूमता हुआ यह व्यक्ति पहुंच गया इंडिया। और आप अच्छे से जानते हैं ये था वास्को डी गामा। और अब आप सोच करके देखिए, जरा सा कॉन्सेप्ट और मैप को आपने देखा और समझा क्या? आपके सामने है अब। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ये सही है, या वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रेड रूट फॉर इंडिया? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या नए व्यापारिक मार्ग की खोज की? तो अब आप पाएंगे कि नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। ये नया व्यापारिक मार्ग है। अब यहीं से और कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए देखो कैसे आगे बढ़ा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं आपसे, बस ध्यान से मुझे सुनते रहें, ध्यान से मुझे सुनते रहें। ऐसे में क्या हुआ कि अब भारत के लिए नए रास्ते की खोज तो हो गई, पर पहले के रास्तों से लंबा रास्ता है, ये कठिन रास्ता है, और कठिनाई से भारत से जो कुछ ले जाकर यूरोपियंस यूरोप में बेचेंगे वो महंगा बिकेगा। जितनी कठिनाई से सामान मिलता है मार्केट में उतनी कीमत होती है उसकी। वास्को डी गामा को बड़ा प्रॉफिट हुआ मसाले के व्यापार से। भारत से ये मसाला लेकर के गया। आज के बाद पुर्तगाली बहुत तेजी से कंपनी बना करके भारत से बिजनेस करके प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन पड़ोसी का डेवलपमेंट पड़ोसी देख नहीं पाता। पुर्तगाल को डेवलप होता देखकर उसके पड़ोसी, फिर उसके पड़ोसी, फिर उसके पड़ोसी, यूरोप के जो देश आज तक बहुत पिछड़े हुए थे, जरा सा इस तरफ से मार्ग की खोज क्या हुई? अमेरिका जाने की, अफ्रीका आने की, भारत आने की। अब ये देश दुनिया में इतने डेवलप होने वाले हैं बेटा कि इनके टक्कर का शायद ही दुनिया में कोई हो अब। और आप देखना ब्रिटेन जैसा देश सुपर पावर बन जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ब्रिटेन जैसे देश डेवलप करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, ये पिछड़े हुए थे। लेकिन एक समस्या है, बड़ी तेजी के साथ यूरोप के लोग भारत आते हैं, सामान खरीदते हैं, मार्केट में बेचते हैं, यूरोप के खूब प्रॉफिट निकालते हैं, पर कंपटीटर हैं आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के। दिमाग पर जोर डालिए, भारत से सामान खरीदने के लिए इनको सोना और चांदी देना पड़ता था, और सोना चांदी बेटा लिमिटेड मेटल है, वो सीमित धातु है, प्रॉब्लम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे ये? और मेंटली प्रेजेंट हो जाएं आप, सुने मैं क्या कहने वाला हूं। ये चिंतित थे, अगर सोना चांदी समाप्त हो गया कैसे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा हमारा, कैसे मुस्लिम शासकों को पीछे छोड़ेंगे हम। और आज के बाद इन्होंने दिमाग लगा करके, क्योंकि अमेरिका की खोज तो हुई ही थी, अमेरिका में सोना चांदी भरा पड़ा था, इनको लगा यहां से सोने चांदी को यूरोप लाया जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिकन वहां बैठे थे क्या कि प्रेम से इनवाइट करते बैठ करके कि आओ यूरोपियन भाइयों जितना मन करे उतना सोना चांदी ले जाओ, यदि कोई बैग वगैरह नहीं लाए हो तो अमेरिकन टूरिस्टर वाला ऑफर में है, फ्री में ले जाओ बैग, सोना भी भर के ले जाओ, दोबारा फिर आइएगा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। क्या ऐसी अपेक्षा करते हैं आप किसी देश के निवासी से? तो अमेरिकन कैसे ऐसा करेंगे? इनको सोना चांदी अमेरिका से चाहिए, लेकिन बदले में उनको कुछ देना पड़ेगा। आप देखिए वास्को डी गामा की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के बाद दुनिया बदल जाएगी। देखिए क्या हुआ, ये बड़े जानकार हो रहे थे यूरोपियन, सभी दुनिया के बड़े क्षेत्रों के बारे में पता था इनको,
इनको पता था अमेरिका में एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। आज भी अमेरिका में ऐसे ऐसे किसान हैं जो दवा का छिड़काव भी खेतों में हेलीकॉप्टर से करते हैं, हेलीकॉप्टर से करते हैं। ऐसे में अमेरिका में काम करने वालों की डिमांड थी और अफ्रीका में बहुत सारे लोग घुमंतू टाइप के थे, खेती नहीं करते थे, मस्त होके टहलते रहते थे, जानवर मार के खाते थे बस। यूरोपियंस ने दिमाग लगा करके ऐसा यहां पर किया कि ज्यादातर अफ्रीका के जानवर मरते चले गए। अब और ध्यान से सुनो मेरी बात। इसके बाद क्या हुआ कि अफ्रीका के लोगों को भोजन पहुंचाने यूरोप के लोग पहुंचे थे कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो, जानवर मर गए, खेती करते नहीं थे ये, तो आओ हमारे शिप में बैठ जाओ, हम आपको भोजन देंगे, बदले में हमें वर्कर चाहिए। अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर गुलामों से भरा ये शिप लेकर के अमेरिका में पहुंच करके यूरोपियंस ने गुलाम बेच करके सोना प्राप्त किया। अब देखिए, कल तक यूरोप से भारत आकर यहां से चले जाने वाले लोग आसानी से व्यापार करके, आज इनको यूरोप से भोजन अफ्रीका पहुंचाना पड़ता है, अफ्रीका से वर्कर अमेरिका पहुंचाना पड़ता है, अमेरिका से सोना यूरोप पहुंचाना पड़ता है, और यूरोप से फिर सोना चांदी भारत लाना पड़ता है, और उसके बाद फिर जाकर के भारत से मसाला ले जाकर पूरे यूरोप में बेचना पड़ता है। आपको नहीं लगता दुनिया कनेक्ट हो रही है? एक दूसरे के यहां कुछ ज्यादा ही आना जाना बढ़ गया, और इस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हुए सीखते हुए वैश्वीकरण आ गया, ग्लोबलाइजेशन। और आज हम वैश्वीकरण के ही दौर में रहते हैं, वैश्वीकरण के दौर में ही रहते हैं। दुनिया बदलने लग गई, और मैं बताऊं उसका प्रभाव क्या होगा। बड़ा बुरा प्रभाव भी है, बहुत अच्छा प्रभाव भी है। मैं आपको बता रहा हूं, समझना कैसे है, परेशान मत होना। बुरा प्रभाव यह है, यूरोपियंस को लगा कि अफ्रीकन को गुलाम बना दो, इन्होंने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया। फायदा लेने के लिए ऐसा कंपटीशन शुरू हुआ कि मानवता नैतिकता खत्म हो गई। हत्याएं करते रहो, दुनिया पर कब्जा करते रहो, अमेरिकन लोगों को मारकर यूरोपियंस ने ही अमेरिका में कंट्रोल कर लिया। आज अमेरिकी मूल के लोग मुट्ठी भर बचे हैं, बाकी वहां यूरोपियन बस गए। अमेरिका को तहस नहस कर दिया गया, अफ्रीका को तहस नहस कर दिया गया, और हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन गुलाम बनाकर इस देश का भी सोना लूट करके ऐसा कंगाल किया गया कि सोने की चिड़िया था हमारा देश, सारा सोना ले गई, ये चिड़िया बची, वो भी आज तक इस अवस्था में है, उपचार हो रहा है। इनको लगा इतनी भाग दौड़ करके यदि सोना हम भारत में पहुंचाते हैं तो भारत का फायदा ज्यादा है, क्यों ना भारत को ही गुलाम बना लिया जाए। आज के बाद ये जो लालच का कंपटीशन है बहुत तेजी से शुरू होगा। प्रभाव देख रहे हैं आप, जरा सा मुस्लिम शासकों ने रास्ता क्या बंद किया, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। फायदे वाला प्रभाव देख लीजिए, अमेरिका गुलाम हुआ, अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिकन लोगों ने कहा मौलिक अधिकार चाहिए हमें, फंडामेंटल राइट। इस क्रांति की आंच फ्रांस पहुंची और आगे बढ़ गई क्रांति। क्रांतिकारियों ने कहा हमें चाहिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कुछ दिन बाद जागरूकता रसिया तक पहुंची। रसिया की क्रांति में कहा गया था हमें चाहिए राजनीतिक आर्थिक न्याय। भारत वाले देख रहे थे सब कुछ, बड़े होशियार लोग हैं हम। बाद में हम लोगों ने कहा हमें सब चाहिए, अमेरिका वाला फंडामेंटल राइट, ये फ्रांस वाला स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और रसिया वाला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हमारे देश के संविधान में दुनिया से सारी अच्छी चीजें ग्रहण की गई हैं। आप देख रहे हैं, एक घटना को दूसरी घटना से यदि आप कनेक्ट नहीं करते तो ऐसे में आप बहुत सारी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आज के बाद आप और भी समझिए बात को। अभी थोड़ा और कॉन्सेप्ट लिंक करते हैं हम, फिर आप समझ जाएंगे और मैं टॉपिक शुरू कर दूंगा। हमारा भारत अगर दो भागों में बांटिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। मेंटली प्रेजेंट हैं आप सभी? एक बार फिर यस लिख दें। मैं कुछ बातें और कर दूं, फिर मेरा लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? यस लिखें, वेरी गुड। अब फिर ध्यान से थोड़ी देर मेरी बात और सुनिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बातों को लिंक करते हुए कैसे यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी की जाती है बेहतरीन तरीके से। क्या तरीका है अभी मुखर्जी नगर का, जिसका
लोग लोहा मानते हैं भी भारत में। तो यहां पर क्या हुआ कि अभी देखिए हमारा भारत जो है ये अगर दो भागों में बांटिए आप, उत्तर भारत दक्षिण भारत, रूट ब्लॉक क्या हुआ यूरोप से भारत का, आप रिजल्ट देखिए। आज तक हमारा जो भारत है वो प्राकृतिक रूप से कई दिशाओं की तरफ से सेफ था। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, ईस्ट में म्यांमार तक अपना था। हम पर अटैक सिर्फ होता था अफगानिस्तान के रास्ते, पर आज के बाद देखिए अब अटैक शुरू होगा पानी के रास्ते। अभी तक पानी के रास्ते भारत में ऐसे कोई अटैक नहीं किया था, उल्टा भारत के लोगों ने ही अटैक किया था। भगवान श्री राम श्रीलंका के शासक रावण की बुरी तरीके से पिटाई करके आए थे, बल्कि मार ही डाला था। आज के बाद भारत में साउथ इंडिया से पोर्तुगीज अटैक शुरू होगा और केरल से बढ़ते हुए गोवा फिर बंबई, ये सब एरिया कब्जा करेंगे पुर्तगाली। बल्कि एक समय ऐसा आएगा, आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ये मत सोचना मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट को लिंक कैसे करना यही बता रहा हूं। ऐसे में क्या है कि बंबई दहेज में दे दिया था पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को, जैसे लगता था इनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, ये वसीयत करके गए थे इनके नाम। अब मैं आपको जानते क्या बताना चाहता हूं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं ये कह रहा हूं विडंबना देखिए, एक तरफ से आक्रमण होता था भारत में आज तक, पर सेम टाइम पर दो तरफ से अटैक झेला है हम भारतीयों ने। इस समय पर जब नए रास्ते की खोज हुई, 1498 में वास्को डिगामा आया, 1510 में गोवा पर कब्जा हुआ, इसके बाद 1530 ईस्वी के आसपास देखेंगे बंबई पर कब्जा हो जाएगा। सेम टाइम पर जब साउथ से हम इंडियन अटैक झेल रहे थे, 1526 किस योद्धा ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं किसने आक्रमण किया? बताएं यहां पर उत्तर भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? 1526 ईस्वी में, बिल्कुल बाबर। और अब सोच करके देखिए कि एक साथ भारत पर दो दिशाओं से आक्रमण हुआ कि नहीं। साउथ से भी अटैक झेला हमने, नॉर्थ पर भी अटैक झेला। पर अब आप लोगों से दूसरी बात जानना चाहता हूं मैं, और यहीं से आप पाएंगे कि अब आप मेरा लेक्चर समझना शुरू कर देंगे। साउथ इंडिया के ज्यादातर क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कंट्रोल होगा और नॉर्थ इंडिया बाबर के कंट्रोल में जाएगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, बाबर या पुर्तगाली? कमेंट करके बताएं तेजी के साथ, ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, बाबर या पुर्तगाली? साउथ पुर्तगालियों के पास है ज्यादातर और नॉर्थ बाबर के पास। ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? ज्यादा शक्तिशाली पुर्तगाली होंगे या बाबर होगा? हाँ, कमेंट आने शुरू हो गए। बाबर है। बाबर ही क्यों है? अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बाबर के पास नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत, उत्तर भारत। और आज के बाद देखिए आप, जो बाबर भूखों मरता था सेंट्रल एशिया में, पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बोला था कि अब हमारे भाग्य में गरीबी नहीं रही। आज के बाद बाबर के जो बच्चे हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बड़े अमीर और बड़े शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उत्तर भारत पर कंट्रोल कर लेने का मतलब है पूरा भारत आपका। अब आप समझ गए होंगे क्यों। उत्तर भारत की पॉपुलेशन, उत्तर भारत के एग्रीकल्चर का बड़ा फायदा मिलता था। आज के बाद देखिए अकबर, जहांगीर जैसे शासक बड़े शक्तिशाली होंगे, पर अब आप सोच सकते हैं कि यदि ये लोग इतने ही शक्तिशाली थे, भारत में बस गए थे, फिर यूरोपियंस ने भारत पर कब्जा कैसे किया? चलिए वो भी क्लियर कर देता हूं। अकबर तक तो सब कुछ ठीक था। अकबर का बेटा जहांगीर हुआ करता था, बड़ा नालायक टाइप का था। यह ऐसा व्यक्ति था जिसका इमोशन कब कहां पर दिख जाए पता ही नहीं चलता था। यह ऐसा व्यक्ति है जो, अनारकली का नाम आपने सुना होगा, सलीम अनारकली, यही है सलीम महोदय। आज भी एक मकबरा है पाकिस्तान में, वहां पर लिखा हुआ है कि या खुदा, यदि एक बार मैं अनारकली का चेहरा मरते हुए भी देख लूं तो कयामत के दिन भी आपको धन्यवाद दूंगा। और ये महान लाइनें किसकी हो सकती हैं? सलीम महोदय की।
ऐसा नहीं एक अनारकली के साथ इनका इमोशन समाप्त हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया। हुआ ये कि यहां पर थोड़े समय बाद अनारकली के मरने के जहांगीर को एक महिला दिखी, इनके माताजी की नौकरानी थी। ये भाई साहब वहां पर भी खड़े हो गए, इन्होंने अपने साथियों से कहा इनसे शादी करनी है हमें। साथियों ने कहा सर जहां देखो वहीं खड़े हो जाते हो, इनसे शादी उनसे शादी, थोड़ा सोच लिया करो, ये शादीशुदा हैं। इसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पति को मरवा दो, शादी मैं ही करूंगा। अब आप सोच करके देखिए, जहांगीर का फोकस कंट्री पर होगा, कंट्री पर है इसका फोकस, कहां पर फोकस है आप समझ पा रहे होंगे। और अगर फोकस कंट्री पर नहीं है, देश कमजोर होगा कि नहीं। और इसी जहांगीर के समय पर 1608 ईस्वी में वह चालाक कंपनी भारत आई थी जो भारत को गुलाम बना लेगी। जहांगीर का बेटा शाहजहां किंग हुआ, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से। ये और इमोशनल था, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भाई साहब प्यार की गजब की निशानी बनवा के गए हैं, ताजमहल। जरा एक बार इमोशन साइड में करके देख लीजिए कितना प्यार था। 1612 में इनकी शादी हुई थी मुमताज महल से। 1614 में पहली बच्ची हुई थी इनको जहानारा, और वहीं से कंटिन्यू हुआ 15 में दारा, 16 में सुजा, 17 में रोशनारा, 18 औरंगजेब, 19, 20, 21। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल मर नहीं गईं। तो भारी पड़ गया इनका प्यार मुमताज महल पर, और उसके बाद सारा समय इन्होंने ताजमहल बनवाने में लगाए हैं। फोकस था कंट्री पर। और अगर नहीं है तो इस बात का फायदा अंग्रेज उठा पाएंगे कि नहीं। इतनी विशाल सेना होने के बावजूद ये लोग हारेंगे अंग्रेजों से। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, अंग्रेज लेटेस्ट वेपन्स पर काम कर रहे थे, हथियारों पर, और ये भारतीयों को तलवार देकर के बैठे थे कि धार लगाते रहो, कोई आएगा तो देख लेना। हमने पूरी धार लगाई, पता चला सामने से अंग्रेज आए, हम लोगों ने तलवार निकालकर डायलॉग मारा जय बजरंगबली। उधर से 2 गोली आई, हम ही बजरंगबली को प्यारे हो गए, बजरंगबली के पास पहुंच गए हम। जिस समय पर बंदूकें बनानी चाहिए थी, जहांगीर महोदय अनारकली का डांस देख रहे थे। जब गोलियां बनानी चाहिए तो शाहजहां महोदय मुमताज महल के साथ बिजी हैं। देश पर भारी पड़ेगा या नहीं? अरे कुछ तो देते हमें लड़ने के लिए। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना शक्तिशाली है, कोई बात नहीं, हमें पता है उसके पास क्या क्या वेपन्स हैं। हम 800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बना पाते हैं, तो वो 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाता है, पता है हमें। लेकिन कोई बात नहीं, हौसला इतना है कि 200 किलोमीटर उठा के ले जाएंगे, वहां से फायर करेंगे, कुछ तो है हमारे पास। इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। अगला शासक औरंगजेब था, पूरे भारत को चाहता था कि इस्लामिक साम्राज्य बना दें, लोगों को मुस्लिम बना दें। और ऐसे में इस व्यक्ति ने भारतीयों को नाराज कर दिया। जिन राजपूतों के सहयोग से मुगल शासक शक्तिशाली थे, वो राजपूत इसके दुश्मन। सिखों के गुरु की हत्या करवा के इसने सिखों को दुश्मन बनाया, जाटों को दुश्मन बनाया, और साउथ इंडिया के एक व्यक्ति से टकरा गया। ये इसको लगा कि पूरा साउथ भी कंट्रोल में ले लें। वो जो साउथ के व्यक्ति थे, छोटे कद के थे, राजपाल यादव जैसे दिखते थे, ये बॉडी बिल्डर टाइप का था। इसको लगा कि 2-4 पंच में फिनिश कर दूंगा। लेकिन इसने साउथ इंडिया की मूवी नहीं देखी थी, काश की देखा होता। उस समय बनती नहीं थी, वरना पता चलता साउथ का हीरो छोटा हो, दुबला पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर में कोई फर्क नहीं है, उतना ही ताकतवर होगा। वीर शिवाजी मराठा ऐसी पिटाई की कि सनी देओल से भी कहीं भारी सिद्ध हुए इसके लिए। बहुत बुरी तरीके से कई बार औरंगजेब को हराया गया। और सोचिए, जिस देश में आंतरिक संघर्ष बढ़ जाए, मराठा, जाट, राजपूत, सिख, सबको आपने क्रोधित कर दिया, वह देश कैसे शक्तिशाली बचेगा? मुगल शासक जिस भारत पर अब तक नियंत्रण बनाए हुए थे, वो नियंत्रण टूटने लग गया। और आज के बाद ना सिर्फ भारत कमजोर होगा, बल्कि मुगल उत्तराधिकारी शासक भी कमजोर थे। बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह फर्स्ट, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, एक से बढ़कर एक नाकारा।
मोहम्मद शाह तो ऐसा व्यक्ति था जो या तो रनिवास में रहता या महिलाओं के साथ हरम में रहता या तो हिजड़ों की टीम बनाकर उनसे एंटरटेनमेंट करता था। ये फोकस करता भारत पर। इसे रंगीला कहते थे भारतीय। इसके इमोशन को देखते हुए इसी के समय पर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया भारत। और एक बार भारत जब छोटे छोटे कई टुकड़ों में बट गया, भारत कमजोर हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला का समय था भारत में। थोड़ा सा और सुनिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। 1719 से 1748, इसी के समय पर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। रंगीला को लूट लिया गया, भारत को लूटा गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी लूट गई, कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट लिया गया, भारत बर्बाद होने लगा। 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने, भारत कमजोर होगा। 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे भारत। 1748 ईस्वी तक पहुंचा हूं मैं। लगभग 150 सालों तक हिम्मत नहीं हुई इनकी भारत गुलाम बना लें। आज भारत कमजोर हुआ। 1748 के 9 साल बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, भारत का शासक हारेगा। 1757 से 7 साल बाद 1764, मैं जानता हूं आप पढ़ चुके हैं, बक्सर का युद्ध हुआ था, भारत गुलाम होगा। अब देखिए, यदि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन आए, अब आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, यदि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन आए, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो क्या कहेंगे? नादिर, कमेंट करके बताएं, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, क्या कहेंगे आप? कब किया? 1739। अहमद शाह अब्दाली ने कब अटैक किया? 1748 ईस्वी। प्लासी बैटल कब हुआ? 1757। बक्सर बैटल कब हुआ? 1764। ये तो फैक्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए, पुर्तगाली साउथ इंडिया पर तो कंट्रोल कर रहे थे, पर नॉर्थ इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाए, क्यों? 4 ऑप्शन होगा आपके सामने, कॉन्सेप्ट है ये। पुर्तगालियों के पास सेना बड़ी नहीं थी, पुर्तगाली भारत पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, पुर्तगाली बहुत कमजोर थे, या मुगल शासक उत्तर भारत पर कब्जा किए हुए थे। चौथा ऑप्शन सही है, मुगलों का कंट्रोल था उत्तर भारत पर। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखो कैसे होगा। क्या वजह है कि अंग्रेज अमेरिका अफ्रीका जैसे देशों में आसानी से कब्जा करते चले गए, लोगों को गुलाम बनाते चले गए, पर भारत पर कब्जा करने में अंग्रेजों को 150 साल लगे? कॉन्सेप्ट है, 150 साल लगे। क्यों? अंग्रेज कमजोर थे, उनके वेपन्स अच्छे नहीं थे, वो कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, या भारत के मुगल शासक बहुत शक्तिशाली थे? बहुत शक्तिशाली थे मुगल शासक। ये कॉन्सेप्ट है। एक बार बेटा कॉन्सेप्ट समझते चले जाओ, बहुत कुछ समझ जाओगे। आपने देखा होगा अंग्रेजों ने ताकत के बल पर भारत गुलाम बनाया है या दिमाग के बल पर? दिमाग के बल पर। तो भारत को ताकत के बल पर स्वतंत्र कराया गया कि दिमाग के बल पर? दिमाग के बल पर ही स्वतंत्र भी कराया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख चुके हैं, आपको सर पढ़ा चुके हैं, किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पर महात्मा गांधी ने भारत में एंट्री मारी थी, और किस तरीके से जब वर्ल्ड वार में अंग्रेजों पर प्रेशर था वर्ल्ड वार का, महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को इकट्ठा करके चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह किया। और कैसे वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने बदला भी लिया था कि भारतीयों का कॉन्फिडेंस ना बढ़े। वर्ल्ड वार चल रहा था तो चुप थे, वर्ल्ड वार के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब महात्मा गांधी वर्ल्ड वार का फायदा उठा पा रहे थे, पर वर्ल्ड वार के बाद ऐसा नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। 1939 से 1945 जब दुनिया में हिटलर अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था, ये जापान भारी पड़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर के खड़े थे तैयार होकर। उस समय पर 1942 किस तरह से महात्मा गांधी ने लोगों से आंदोलन करवाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और कैसे उन्होंने भारतीयों को आज तक अहिंसा 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 करते थे, आज सीधा कहा था करो या मरो। ये कॉन्सेप्ट हैं।
सही अवसर पर महात्मा गांधी ने खुद हिंसा को सपोर्ट किया है, लेकिन जब तक अवसर नहीं था सपोर्ट नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो बातों को नहीं समझ पाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो सत्याग्रह चंपारण वाला कब हुआ, वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, घटनाएं लिंक हैं एक दूसरे से। समझना आपके लिए बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब कुछ समझते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से घटनाओं को लिंक करते हुए नॉर्मली देखिए, इतनी देर से जो कुछ मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अब आप समझ पाए हो बात को या भी कम समझ पाए हो अलग बात है, क्योंकि ये बातें मैंने कहा है कि मैं तेजी से बता रहा हूं, बट बार बार ये बातें आपको याद दिलाऊंगा मैं। अब यहां पर देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, एक है यहां पर प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, मैंने कहा है कि जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। क्यों बांटा गया? बांटने का कारण क्या है? हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। जो कुछ मैं आपको समझाया अभी वो 2 कारण से समझाया। एक तो आप ये समझ जाएं कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और दूसरी बात ये है कि आप ये समझ जाएं क्यों बांटा गया भारत के इतिहास को 3 भागों में, और मैं कहां से क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए, 3 भाग में बांटने का सबसे बड़ा कारण, जब तक भारत में भारतीयों का शासन था, भारतीय भाषाएं थी, यहां पर भारतीय लोग थे, वो प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे ही भारत में मुस्लिम शासकों का अटैक शुरू हुआ, धीरे धीरे करके भारत मुस्लिम शासकों का गुलाम होता गया। यहीं से शुरू होता है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और जब मुस्लिम शासकों को कमजोर करते हुए यूरोपियंस ने भारत पर कब्जा कर लिया, वहीं से है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास इंडियन कल्चर, जैसे ही मुस्लिम शासक आएंगे कल्चर में थोड़ा बहुत इंटरफियर हो जाएगा। लैंग्वेज फारसी, राजा को सुल्तान बादशाह कहेंगे, साम्राज्य को सल्तनत कहेंगे, बहुत कुछ परिवर्तित होता दिखे। वहीं से आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। पहले ही मुस्लिम आक्रमणकारी से मध्यकालीन इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा मैं आपको। मेरा टॉपिक ही था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और आप देखेंगे जैसे ही इधर रास्ता बंद होगा, यूरोप से, पुर्तगाल से निकलकर वास्को डिगामा भारत आएगा, यहीं पर शुरू हो जाएगा आधुनिक इतिहास। आपने मॉडर्न हिस्ट्री तिवारी सर से यहीं से पढ़ा होगा। वास्को डिगामा से, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से, तीनों इतिहास को अलग अलग बांटा गया। इंडियन कल्चर पुराना वाला, प्राचीन इतिहास। इधर सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया वाला कल्चर, भारत में थोड़ा सा तो मध्यकालीन इतिहास। और यूरोपियन कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब पढ़ेंगे आप आधुनिक इतिहास में, बल्कि पढ़ चुके हैं। तो ये अलग पोर्शन है आधुनिक इतिहास का अपने आप में। जब यहां से पढ़ाना आपको शुरू किया गया तो आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको मुस्लिम शासकों के आक्रमण से पढ़ाना शुरू करूंगा, और यहीं से शुरू होता है भारत में मध्यकालीन इतिहास, है ना, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तो इस तरीके से शुरू होगा। हाँ, थोड़ा सा यहां पर और अलर्ट हो जाइएगा। प्रॉब्लम यह है, भारत के इतिहास को बहुत कुछ बदल कर लिखा गया है। तो जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊं तो बहुत इमोशनल मत होइएगा किसी बात को लेकर। देखिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है और रोता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचे, वो रोए तो समझ में आता है कि सर हमें बहुत दर्द हो रहा है, पर उसके दर्द को डॉक्टर भी रोने देखकर रोने लग जाए कि भाई साहब ऐसा मत रो, मैं भी इमोशनल होकर रोने लग जाऊंगा, तो इलाज कौन करेगा? मैं इतिहास को इमोशनली पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाने देना। आप इमोशनली बातों को मत लेना वरना समस्या होगी। हाँ, भारत के इतिहास को बहुत कुछ बदल के लिखा गया है। मैं आपको वो सारी बातें बताता रहूंगा। जैसे देखो, भारत के कालिदास बहुत पुराने समय पर थे, शेक्सपियर बहुत बाद का है, यूरोप का था, लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कारण आप समझ पा रहे होंगे, इतिहास को उल्टा लिखा इन्होंने।
अपने फेवर में लिखा। दुनिया में पॉलिटी की पहली किताब लिखने वाले चाणक्य बहुत पुराने व्यक्ति थे, मैकियावेली बहुत बाद का है। और ये लोग क्या कहते हैं, चाणक्य मतलब मैकियावेली ऑफ इंडिया। भाई साहब, आप मैकियावेली को चाणक्य ऑफ इंडिया बोलिए ना, चाणक्य ऑफ यूरोप बोलिए। नागार्जुन आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। इतिहास को थोड़ा सा घुमा करके यूरोपियंस ने छेड़छाड़ करके लिखा है। और क्या करते, अगर इतिहास को सीधा सीधा लिख देते तो इमोशनल लोगों का देश है भारत। पता चला हम एक बुक खोलते, पहले पेज में पढ़ते कि भारतीयों में 1000 लोगों को अंग्रेजों ने जिंदा जलाया, दूसरे पेज पर पढ़ते 2000 लोगों को फांसी पर लटका दिया, तीसरे पेज पर पढ़ते 3000 लोगों को ये सीधा सरेआम गोली मार दी, चौथा पेज पढ़ते ही नहीं हथियार उठाकर मार्केट में हम लोग ढूंढ रहे होते कि भाई साहब कोई अंग्रेज दिखा क्या। आप अच्छी तरह से जानते हैं जलियांवाला बाग में हत्याकांड करवाया था डायर ने, 21 साल बाद ब्रिटेन में घुस करके गोली मारी थी उसे उधम सिंह ने। यह भारत है, बहुत विशाल देश है। अगर कभी भारत के लोग का इमोशन जग जाता तो इतना विशाल देश है, पूरा देश तो छोड़िए, अकेला उत्तर प्रदेश और उसकी जनसंख्या रूस की जनसंख्या पर भारी है। रूस से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अकेले उत्तर प्रदेश वालों को कह दो कि जाओ भाई यूरोप में दौड़ मार के आ जाओ, यकीन मानो यूरोप के कई देशों की हस्ती मिट जाएगी, बाद में ढूंढेंगे बॉर्डर किधर गया हमारा। ये भारत है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल हों, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाएं, तो इन्होंने इतिहास को ऐसा लिखा कि इस तरीके की समस्याएं फेस ना करनी पड़े, है ना। तो इस तरीके से आपको बातों को कनेक्ट करके समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझते हुए फैक्ट क्लियर करना है। देखो बेटा, तैयारी में कॉन्सेप्ट जाल की तरह माना जाता है और फैक्ट मछली की तरह। जितना बड़ा आपका जाल होगा उतनी ही मछलियां उसमें फंसेंगी। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना ही फैक्ट दिमाग में सेट करके रखना आपके लिए आसान होगा। मैं कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करता हूं, फैक्ट पर भी फोकस करता हूं, मैप के सहयोग से घटनाओं को लिंक कराते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। इससे आपके लिए समझना आसान हो जाता है। और मेरे लेक्चर में एक बात और ध्यान देना, 1 मिनट का भी लेक्चर मिस मत करना, वरना जो लेक्चर आप मिस कर देंगे वो अभिमन्यु वाली हालत हो जाएगी कि आपको कंप्लीट बात का पता ही नहीं होगा। और जब आप कमीशन द्वारा बनाए गए प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसेंगे तो मैं नहीं चाहता किसी एक प्रश्न की वजह से या कम जानकारी की वजह से आपका सिलेक्शन रुके। मैं नहीं चाहता कि आप में जो जानकारी का अभाव रह जाए वो नाव में उस छेद की तरह हो जो आपके लिए संकट खड़ा कर दे बीच समुद्र में। इतिहास विषय एक बार आप समझ लें, हर विषय को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। हर विषय की जन्म कुंडली इतिहास के पास है। राजनीति की शुरुआत पढ़ना हो इतिहास पढ़िए, संविधान ये अर्थव्यवस्था की शुरुआत पढ़नी हो ढंग से क्या करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे आप। ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए तो इतिहास पर फोकस करना होगा आपको। और एक बार आप सारे विषयों को कनेक्ट करके थोड़ा थोड़ा जानकारी बेटा इतिहास के साथ मिक्स करके पढ़ना शुरू करो, बेहतरीन कंप्यूटर साबित होंगे आप। मेरा संकेत समझिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस में एक एक सब्जेक्ट अलग अलग नहीं पढ़े जाते, बड़ी सावधानी से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट तीसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हुए अपनी समझ बढ़ाते हुए आगे बढ़ा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब बताएं, बहुत देर से बोल रहा हूं, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं। किसी को कोई डाउट हो, वैसे अभी तो मैंने पढ़ाना ही नहीं शुरू किया, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करूंगा, बट जो कुछ मैंने अभी आपको समझाना चाहा, यहां पर कोई डाउट किसी को यदि हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, यदि हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे क्या? किसी को कोई समस्या हुई? याद रखना, आपको समस्या होने ही नहीं दी जाएगी, आपको समस्या होने नहीं दी जाएगी। जब तक आप लोग का कोई भी डाउट आपके पास बचा रहा किसी टॉपिक को छोड़कर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। समझ तो गए होंगे आप कि किस तरीके से मेरे साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कैसे ज्योग्राफिकल नॉलेज पर फोकस करते हुए हिस्ट्री का नॉलेज आपको बढ़ाना है। अच्छा अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ पर। अच्छा, अभी तक तो सारे जो कमेंट हैं, अवेशम, नो डाउट, सब कुछ क्लियर।
बेटा वैसे अभी तक मैंने पढ़ाया ही क्या, अभी तो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है, अभी तो यही बात कर रहा था। तो इसलिए अभी तो आपको ऐसे कोई डाउट हो ही नहीं सकता, अभी तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। बट फिर भी कुछ और भी पूछना चाहेंगे मुझसे, कुछ पूछना चाहेंगे? अरविंद जी लिख रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। पुष्पा जी शानदार सर, धन्यवाद। गांधी जी ने वायलेंस वे का डू आर डाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, यही तो मैंने कहा। चलिए ज़्यादातर बच्चे यही लिख रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा, कोई डाउट नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। सोनू यादव जी, देखिए क्या होता है, ये सब तो सरकारों के हाथ में है। और कुछ? याद रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास छोड़ दी और आप भूल गए कि हाँ रवि सर ने बस बता दिया बात खत्म हो गई। सोचो इस बात पर, कैसे यूरोप और भारत के बीच मुस्लिम शासकों ने चैलेंज क्रिएट किया, फिर उसका क्या असर हुआ, कैसे यूरोपियंस ने नए मार्ग की तलाश की, फिर कैसे उनको लगा कि नए रास्तों की खोज से फायदा है, नए देश की खोज जैसे अमेरिका की खोज से फायदा है, फिर कैसे उस फायदे को लेने के लिए दुनिया को गुलाम बनाना लूटना शुरू किया गया, कैसे फिर यूरोपियंस में आपस में कंपटीशन हुआ कि मेरा देश ज्यादा डेवलप हो, मेरा देश ज्यादा डेवलप हो। एक समय यही कंपटीशन तो इनका वर्ल्ड वार करवा देता है, हिटलर नेपोलियन जैसे लोगों का जन्म होता है। सोचिए, बस यही मैं आपको बता रहा था, सोचते रहिए। हम लोग मुखर्जी नगर में एक शब्द यूज करते हैं, बौद्धिक जुगाली करिए। जैसे गांव में देखिए जानवर जब वो चारा खाता है तो बहुत देर तक वो अपने मुंह से जुगाली करता रहता है, वो भोजन को पचाने का अच्छा तरीका है। ऐसे पढ़ने से ज्यादा बेटा बेटा सोचना होगा, वो बौद्धिक जुगाली है। पढ़िए, उससे ज्यादा लिखिए, उससे ज्यादा सोचिए। ऑफिसर का मतलब जानते हैं क्या होता है? पास्ट की गलतियों से सीखते हुए प्रेजेंट को बेहतर तरीके से समझते हुए स्वर्णिम भविष्य की तरफ देश को ले जाए। ऑफिसर नीति निर्माता होते हैं, देश के लिए रीढ़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी। देश कितना आगे जाएगा सबसे ज्यादा अधिकारियों पर डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक शासक बड़ा बुद्धिमान था, अधिकारियों का ढंग से सपोर्ट नहीं मिला, योजनाएं उसकी असफल होती रहीं। भारत में पागल बादशाह कहते हैं उसे, बल्कि पढ़ा लिखा पागल, आप समझ गए होंगे। उसके नाम पर आज तक एग्जाम्पल दिया जाता है, तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान मत जारी करो, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मेरे साथ पढ़ते हुए आपको ये करना है, अभी आपका पीटी का एग्जाम है तो आप घटना चक्र का सॉल्व पेपर ले लें, और इसके अलावा आपकी इच्छा हो तो किरण कंपटीशन की हिस्ट्री की बुक ले लें, बस और कुछ मत लेना। मेरा लेक्चर और नोट्स, मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आप देखेंगे 99% 20 साल से हर स्टेट पीसीएस में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्ट मेरे लेक्चर और नोट से होगा। नहीं होगा कमेंट करके बोल देना। मेरे लेक्चर और नोट्स के बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें घटना चक्र का। कुछ टॉपिक पर जरा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे, हो सकता है आप विद्वान हो, अच्छी जानकारी वाले हो, तो किरण कंपटीशन की हिस्ट्री की बुक ले लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, वाराणसी में अभिषेक जी मुझसे पढ़ चुके हैं, हाँ मैं मुखर्जी नगर से जाया करता था बहुत पहले कुछ दिनों के लिए वहां। ठीक है दीपशिखा जी, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल यूपीएससी का सिलेबस भी कवर होगा बेटा, इसी में कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। सुमन शर्मा जी, डू आर डाई वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है तो आप तिवारी सर से पूछ लेना। मैं आपको यहां बता दूं, कहा तो गांधी जी ने यही था, लेकिन एक समय पर जब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हो रही है तो आप एक काम करिए, आंदोलन बंद करवा दीजिए। जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद लोग कह रहे थे आंदोलन मत रोको, और रोक दिया उन्होंने कि हिंसा हो रही, नहीं होगा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, पर गांधी जी ने आंदोलन नहीं रोका। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रही है, हिंसा को सपोर्ट। चलिए और कुछ पूछना चाहेंगे, और कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताई जाएगी बातें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। कालिंदी दुबे जी थैंक यू। अच्छा शिखा जी थैंक यू।
अब सीख रहा सर बुक बताएं। बेटा किरण कंपटीशन की बुक लीजिए बस, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सारा है उसमें, पॉइंट टू पॉइंट है। मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट समझाने जाने के बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। किरण कंपटीशन की बुक पढ़ना है तो पढ़िए और प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र सॉल्व करिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी कन्फ्यूजन हो गई। अब ये मत कहना नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही पढ़िए। और यही यहाँ के बच्चे करते हैं जिससे मुखर्जी नगर में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब ऑनलाइन का समय है तो आप कहीं पर बैठे रहें, यहाँ के टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए, जो डिमांड है कमीशन की वही पढ़िए। अपने इमोशन के हिसाब से मत पढ़ना, कमीशन की डिमांड के हिसाब से पढ़ना। बेटा वैसे तो मैं पीटी ऐसा पढ़ाता हूँ कि मेंस की ज़्यादातर बातें आपको समझ में आ जाती हैं, बट मेंस के लिए भी आप लोगों की हेल्प की जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मुलाकात होगी। आज की क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।